बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रिदा ज़फ़र घुम्मन एंड यू आर वाचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं खैरियत से होंगे। आज मंडे है और आई डोंट लाइक मंडेज एट ऑल, नोबडी डज। मंडे ब्लूज़ हैं, इनसे कैसे निमटना होता है नोबडी नोज़। लेकिन यही है कि चले अपने आप को ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर चलें। जैसे ही वीक स्टार्ट होता है, राइट डाउन योर टास्क और उस हिसाब से एक एक करके उस टास्क को पूरा करें। तमाम वीक में उस बर्डन को डिवाइड करें, ना कि आप एक ही दिन में अपने आप को ओवर बर्डन कर लें। तो ठीक है, आज के दिन का स्टार्ट करते हैं। नए वीकेंड के बाद एक नए हफ्ते का स्टार्ट करते हैं। अगर वार्डरोब की मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज ही वार्डरोब पहना है आउट ऑफ बॉक्स का। तो दे हैव वेरी नाइस कलेक्शन एंड जैसे ही आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा है। अगर आपको पसंद आया है गो एंड चेक देयर लिंक आउट। साथ ही साथ आपको एक अच्छी बात बताती चलूँ और वो ये है कि तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो कि तुम जालिमों में हो। इसी अच्छी बात के साथ हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और चलेंगे अपनी आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। अवाम का फैसला कबूल करेंगे, अवाम वोट देते वक्त गुज़िश्ता 4 साल की तबाही को मद्देनजर रखें, शहबाज शरीफ। अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज करने का फैसला, मरीजों का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। मौसम खुशगवार होने की वजह से बिजली की डिमांड में नुमाया कमी, शहरी बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना। मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी मुकम्मल कर ली गई है जी, जलूसों की 478 कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। टॉप स्टोरीज आपने जानी है और इनको डिस्कस करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, शाहिद सिप्रा और अली साहिब। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, मुझे बताएं कि आपका मंडे जो होता है उसके लिए क्या फीलिंग्स होती हैं? आपको भी इतना बुरा लगता है जितना मुझे बुरा लगता है? नहीं, बुरा क्यों लगता है? क्योंकि मेरा नहीं, वो आपके लिए होगा पहला दिन, क्योंकि मेरा संडे वर्किंग होता है तो मेरे लिए वो दूसरा दिन होता है इसीलिए बुरा इसलिए वो रूटीन में आ जाता है। रात को टेंशन शुरू हो जाती है, रात को सोते वक्त कि अच्छा ठीक है, सुबह उठ के फिर वही रूटीन सारा हफ्ता। ये क्रेडिट आयशा को जाता है, ये आयशा को जाता है। देखें ना, 12 बजे में एज लाइव देना है तो मैं कम से कम 3 से 4 लोगों को मैसेज किए हैं, किसी का रिप्लाई नहीं है। वैसे जब ट्यूसडे से आप शुरू होते हैं तो फिर लोग रिप्लाई कर रहे होते हैं। अब वो भी सोच रहे होते हैं क्या बात की जाए, क्या खबर जागने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 2-3 छुट्टियां करके आते हैं। मेरी चूंकि बीट में ज़्यादातर सैटरडे संडे छुट्टी है तो 2 दिन आपके बाद वैसे ही दिल नहीं करता किसी से बात करने को तो ऐसा ही है। लेकिन जो जी अब थोड़ी हुकूमत की बात कर लेते हैं, उसके लिए क्या मंडे क्या संडे मुसलसल एक्टिव नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम का फैसला हम कबूल करेंगे और गुज़िश्ता 4 साल की तबाही को जो अवाम है वो मद्देनज़र रखें। शायद सिप्रा क्या कहेंगे इस पर? तबाही को मद्देनज़र रखें या मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखें? देखें, दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखें। मुआशी जो सूरत हाल है, जो आपकी आम गरीब आदमी की जेबों पे जिस तरह इस वक्त भार है, उसको तो मद्देनज़र रखना या न रखना वो खुद ही हो जाएगा। देखें, जो वोट कास्ट करने जाएगा, जो अपना वोट किसी भी पार्टी या किसी भी उम्मीदवार को देगा, उसको ये पेट्रोल, ये अशियाए ज़रूरिया, ये चीनी, ये सब्ज़ियाँ, ये फल, सब की कीमतें उनकी नज़र में होंगी। बच्चों की तालीम के अखराजात, सारी चीज़ें जो भी उसकी जेब पे इजाफी बोझ आया, बिजली का बिल, गैस, ये सब, तो उसको मद्देनज़र तो वो ज़रूर रखेगा। अब दूसरी बात है सियासी बात की हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं कि गुज़श्ता जो दौरे हुकूमत था उसमें जो पॉलिसियाँ अपनाई गई उसकी वजह से हमारी मुआशी सूरत हाल इस कदर बिगड़ी कि आज देखें IMF, हम हमेशा से कर्ज़ लेकर नारे भी लगाते हैं, कर्ज़ लेकर हम लोग खुशियाँ भी मनाते हैं। इस दफ़ा शायद सोशल मीडिया का दौर था कि IMF पैकेज जब हमें पैसे मिले तो जब गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया कि हमें पहले किस्त जो है वो मिल रही है और जो रुपया है वो मुस्तहकम होगा और उसका इस्तेहकाम आएगा, डॉलर जो है उसका नीचे आएगा, पैसे नीचे आ जाएंगे, तो थोड़ी सी खुशी जब हुकूमत ने मनाई तो सोशल मीडिया पर तनकीद का उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद अल्टीमेटली दूसरा रास्ता अपनाया गया कि अब खुद उन्होंने कल कह दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये हलवा नहीं है, IMF पैकेज होता भी नहीं है। देखें, हम किसी आम शहरी से जब कर्ज़ लेंगे या बैंक से हम लोग कर्ज़ लेते हैं तो उसकी शरह सूद और जब वो साथ साथ लगती है तो उसके बाद उसकी अदायगी मुश्किल हो जाती है। इसी तरह जब आपने अरबों डॉलर्स लेने हैं और उनका इस्तेमाल कर लेना और फिर वापसी जब आपकी शरह सूद के साथ होगी तो फिर मुश्किल होती है। मेरे ख्याल में इन हालात में आप कहें कि इंतखाबात हो जाएं या इलेक्शन हो जाए, ये उस वक्त मुमकिन होगा और नून लीग के लिए तो उस वक्त आसानी होगी
जब आपकी इकॉनमी की सूरत हाल बहुत बेहतर होगी, जब आपकी बिजली पर जो सब्सिडी ख़त्म की गई वो बहाल होगी, पेट्रोल जो है वो 200 रुपये से नीचे आ जाएगा, 170-180 रुपये जो होता था, जो एक आवाम के जहन में बड़े सालों तक फिक्स रहा कि इतना होना चाहिए। गैस की कीमतें जिस तरह बढ़ाई, मुझे बताएं आजकल गैस के बिलों में एरियर और एडजस्टमेंट का एक बॉक्स आ रहा है। अच्छा। किसी को 4000, किसी को 3000 है, लोगों को समझ नहीं आ रही। हालांकि उसके नीचे 3-4 लाइंस बड़ी क्लियर लिखी हुई हैं कि 21 में जो साबिक दौरे हुकूमत में गैस की कीमतें बढ़ाई जानी थी, वो IMF या इन तमाम की चीज़ों की तनाजुर में वो नहीं बढ़ाई गई। जब वो नहीं बढ़ी तो उसकी वजह से वो उनसे सार्फिन से वसूलियाँ नहीं हुई। आज जब हमने IMF पैकेज लेना था तो वो ज़रूरी था, वो हम अब फिर सार्फिन से वसूल कर लेते हैं। उस पर लिखा हुआ है, क्लियर है। 2021 के बिल 2021 के बिल उसमें बड़ा क्लियर है, लोगों को समझ नहीं आ रही। ये क्या था कि 21 में कीमतें बढ़नी थी। कैसे समझ आएगी, वो रिपोर्टर नहीं है ना, बहुत सारे लोग क्या समझ आएगी आम आवाम? वो तो यही देखेंगे कि ये 4000 बस बिल आ गया उनको तो वो झटका लग गया। चलो बात तकरीबन 70% ऐसे लोग हैं जिनको इतना पढ़ना लिखना नहीं आता, ना वो इतनी कोई भी नहीं पढ़ता इतना बिल डिटेल से, बस वो एक फिगर होती है वो देखते हैं, डेट होती है कब तक ये जमा होना है, और ये दोनों चीजें देखी जाती बस हैं। यही देखते हैं। जिस तो तरह आप बताएं कि जो मौजूदा कारकर्दगी अली शाही, क्या लगता है आपको? मतलब ये अब जो दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत आई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो रिदा ये देखें जिस तरह के हालात थे, जो मुआशी क्राइसिस चल रहा था, जिस तरह हमें पिछली गवर्नमेंट ने सबज बाग दिखाए कि हम गवर्नमेंट में आएंगे तो यहाँ पे एजुकेशन बेहतर होगी, हेल्थ बेहतर होगी, हम मुआशी तरक्की लाएंगे, यहाँ पे रोजगार। ये सिलसिला कब रुकेगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे माइंड में हर वक्त आता है कि जो भी हुकूमत आती कहती पिछली हुकूमत ने बेड़ा कर किया है, हमें तो उससे रिकवर होने में टाइम लगे, अगली आती है पिछली हुकूमत ने जी बेड़ा कर किया हुआ है, ये सिलसिला चलता रहेगा। इसी पे बात करते हैं ना कि पिछली गवर्नमेंट से हमें बड़ी उम्मीदें थी। पहले तो हम ये कहते आ रहे हैं कि सारी गवर्नमेंट से उम्मीदें पिछले कई सालों से हम यही देखते आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग। तो हमें एक नई होप थी और नई चीज़ें थी और बिल्कुल नया मंशूर था। हमने ट्राई किया और मज़ा आया। और जो मज़ा आया तो मुल्क, जो हमारा मुल्क है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे हम। पता नहीं हमें क्या कुछ दिखाया गया, क्या कुछ बताया गया। मेरे कज़न है, उनका पेट्रोल पंप है, तो जब इमरान खान गवर्नमेंट की जानब से पेट्रोल की कीमतें कम की गई तो वो मेरे साथ यहाँ से सरगोदा जा रहे थे, तो वो सर पकड़ के बैठ गए। वो कहते हैं ये अली, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 4-5 माह में ये पेट्रोल की कीमतें कम अज़ कम 50 रुपये बढ़ेंगी। तो उसी तरह ही हुआ जिस तरह वो कह रहे थे, चूँकि वो इस फील्ड में काफ़ी अच्छा से हैं। तो ये इस तरह के फ़ैसले करना और फिर आप गैर मकबूल फ़ैसले करके मुल्क के मामलात को ख़राब करने के बाद आप मुल्क छोड़ते हैं और फिर आप हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ है। अब दूसरी गवर्नमेंट जो शहबाज, मुझे कि क्या ऐसे इकदाम किए जिसकी बेस पे जो शहबाज शरीफ की जब गवर्नमेंट आई, जब PDM की गवर्नमेंट आई, तो ये मुल्क इंतहाई क्राइसिस में था। और फिर इससे अगली बात, अभी ये बात, ये रिदा बात तो सुनना है। उसके बाद फिर मज़े की बात ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी जब ख़त्म हुई तो उसके बाद वो बैठे नहीं, वो रही सड़कों पे। ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया जो 9 मई वाला, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते थे कि आपने उस जगह पे जाके अटैक किया जिस पे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, और उस तरह का रिएक्ट किया कि जैसे यहाँ पे सारे गद्दार बसते हैं, आप अकेले ही जो है वो मुहिब वतन है। उसके बाद अब PDM की कारकर्दगी 1.5 साल में मेरा नहीं ख्याल कोई काबिल इस्ताइश है। एक चीज़ है कि IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया, फिर वो सिपरा साहब वाली बात कि ये लम्हाए वो फ़खरिया नहीं, ये लम्हाए फ़िक्रिया है कि हमारी चीज़ें जो हैं वो हम कर्ज लेके बड़े शादियाने बजा रहे हैं, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरह हमें वो चीज़ें वापस करना पड़ेंगी, वो शरह सूद के साथ करना पड़ेंगी। लेकिन अब ये है, हुकूमत है वो इक़दाम कर रही है कि नेक्स्ट टाइम हमें कर्ज ना लेना पड़े, अपने खर्चे कम कर रही है। एक चीज़ है कि ये डिसीजन बड़े अच्छे हैं नून लीग के, चाहे इसको इनके इंतखाबात में इसका इम्पेक्ट आएगा और नेगेटिव इम्पेक्ट आएगा। ये जो सब्सिडी ख़त्म किया, सिपरा साहब को पता है बड़े पैमाने पे सब्सिडी दी जा रही थी, और इलेक्शन, चूँकि ये गवर्नमेंट छोड़ रहे हैं, इलेक्शन आने वाला है, तो इस सिचुएशन में आप सब्सिडी ख़त्म करने की बजाय सब्सिडी देते हैं। आपके पास जितने फंड्स होते हैं आप यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन अब नहीं हो पा रहे, चूँकि इनको पता है कि ये मुल्क खसारे की तरफ जाएगा। चूँकि पहले बड़ी मुश्किल से मामला थोड़े बहुत बेहतर हुए हैं, और 20-25 रुपये जो डॉलर नीचे आया है, इससे बेहतरी आएगी माशत में। लेकिन फिर वही बात है कि अगर जो भी पार्टी, सियासी पार्टी होती है, वो अलग अपनी जो गवर्नमेंट के आखिरी 2-3 माह होते हैं उसमें तो तमाम के तमाम जो अपने वो ख़जाने के मुंह खोल देती है आवाम के लिए। लेकिन इस दफ़ा या तो इनकी मजबूरी है, या उस तरह इनके पास फंड्स मौजूद नहीं, या उस तरह ताकत मौजूद नहीं कि ये तमाम चीज़ों को उस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे।
जो पिछला ज़िमनी इलेक्शन हुआ था जिसमें हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी पंजाब में, तो उन्होंने इसी तरह के गैर सियासी और गैर मकबूल फ़ैसले किए थे जिसकी वजह से ये 15 सीटें हारे थे। मैं पहले भी कहता हूँ कि सरदार याद सादक की वार्ड में से 50-60 वोटों से जीते थे, बाकी सारी वार्डों से एक वो बंदा जो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा है पीटीआई का, वो जीत गया था। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने कहा कि रात को 8 बजे मार्केट्स बंद कर दी और शहर में ज़्यादातर लोग जो हैं इनका कारोबार रात गए तक चलता है। यही क्वेश्चन मेरा आपसे है कि ऐसे क्यों होता है, जैसे इलेक्शन आने वाले होते हैं जितने भी दुनिया के तरक्याती काम होते हैं ना, कुछ महीनों पहले में पूरा पाकिस्तान नया बन जाता है और फिर वो जो बाकी जब आ जाती है अगली हुकूमत, तब वो उसका मुल्क का जो हाल होता है उन सालों में, तब भूल जाते हैं सारे तरक्याती काम, क्या हमने करना था, सारे एजेंडे सब कुछ। देखिए माजरत के साथ आवाम से हम ना हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। अच्छा, हम लोग जो है ना, पेट्रोल आज 252-53 पे है तो आज 170 देंगे, हमने उसी पार्टी का झंडा लगाना और मोटर बाइक होनी और हम उसी चला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। अब चीनी 150 की चल रही है, आज हम इसको 95 या 90 पे ले आए, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। बिजली की कीमतें जो हैं वो आज अगर बात हो रही है 38 यूनिट तक चले जाते हैं, पिछला सारा भूल जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि हमें मुआशी तौर पे, मैं एक इनफरादी शख्स की बात कर रहा हूँ, हमें इस कदर फंसाया हुआ है कि हम सिर्फ पेट की खातिर ही निकलते हैं। हमें पता है कि 8-10 लोग जो हमारे घर बैठे हैं, हमने उनकी कफालत के लिए सुबह घरों से निकलना है और शाम को जाके उनकी कफालत ही करनी है। हम यहाँ तक महदूद हैं, दूसरी सोच ही नहीं है। अगर हम इन बिजली के बिलों से, इन सब्जी की कीमतों से, फलों की कीमतों से निकलेंगे तो कुछ और सोचेंगे और कौम की हैसियत से हम लोग सोच पाएंगे ना। तो हमारी मेजॉरिटी जो 70-75% लोग हैं वो यहीं पे, हमारी सोच ही नहीं। अब दूसरी बात जो आप शादियाने बजाने की बात कर रहे थे, उसकी बुनियादी वजूहात भी यही थी कि साबिक दौरे हुकूमत में जिस तरह आप कह रही थी कि हुकूमत जब जाने वाली होती है तो इसी तरह की सब्सिडीज़ और इस तरह के मामला दिए जाते हैं। उस वक्त मुझे याद है इन्होंने 5 रुपये फी यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दी थी, ये गवर्नमेंट जाने से थोड़ी देर पहले। अच्छा। आपकी साबिक दौरे हुकूमत में उनको था कि शायद ये अदम एतमाद और जो भी मूव चली और उसके बाद इलेक्शन में हम चले जाएंगे, ये चीज़ें, उस 5 रुपये सब्सिडी उन्होंने दी कि मामला ठीक होंगे। बाद में 6 महीने के बाद जब ये गवर्नमेंट आई उन्हें वसूल करना पड़े वो, ठीक है। इसी तरह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे एहतजाज हुए, मुलतवी की गई, आज हम वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में सार्फिन से वसूल कर रहे हैं। गो कि वो 6 इंस्टॉलमेंट्स हैं लेकिन पैसे तो वापस जा रहे हैं हमारी जेबों से। इस तरह के जो मामलात होते हैं तो हम मौजूदा गवर्नमेंट ये इल्ज़ाम ठहराती है कि साबिक दौरे हुकूमत में जब वो जाने वाले थे और अदम एतमाद आ चुकी थी तो उन्होंने इस तरह के इक़दाम उठाए कि फ़ौरन बाद इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन में यही सूरत हाल जो हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं ये उनके लिए सूदमंद साबित होंगी और वो इलेक्शन जीत जाएंगे। अब मौजूदा गवर्नमेंट का भी यही हालात हैं, या फिर ये है कि जिस तरह साई साहब कह रहे हैं कि वो देना नहीं चाह रहे, या तरक्याती कामों का आप जिक्र कर रही हैं कि वो इस तरह किए जाते हैं कि लोग उनकी तरफ राग़िब हो जाएं। आज तरक्याती काम अपनी जगह पे, आज बुनियादी जो मसाइल हैं अशिया ज़रूरिया है, बच्चों की तालीम के अखराजात हैं और बिजली और गैस के बिल। और हमारे यहाँ आप देखें गुज़श्ता 35-40 साल से हमारे इलेक्शन की तकारीर आप उठा लें, बिजली और गैस पे हैं। बिजली की लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग, बिजली की कीमतें और गैस की कीमतें, हम इस पे इलेक्शन लड़ते होते हैं। अदरवाइज कोई उसके बाद निचली सतह पे आ जाए सीवरेज आ जाएगा, उससे थोड़ा निचली आ जाए तो पक्की गलियां आ जाएंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मौजूदा गवर्नमेंट या फिर कह तो रहे हैं कि इलेक्शन में जाएंगे और हमारी गवर्नमेंट अगस्त में चली जाएगी, इंटरम सेटअप आ जाएगा। अब इलेक्शन कब होना है वो तो इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, वो तो ये कह ही नहीं रहे कब होना है। लेकिन अवाम को अपनी मेमोरी थोड़ी जो है वो इंटैक्ट रखनी चाहिए, उनको याद रखना चाहिए क्या क्या होता आया है उनके साथ और क्या धोखा है, नजरों का धोखा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपना माइंड खुद ही, अभी तो सियासी लोगों ने अपनी गाड़ी में आसान है। जिस तरह साई साहब कह रहे थे कि नून लीग पीपल्स पार्टी को हमने देख लिया, नून लीग पीपल्स पार्टी को इकट्ठे गवर्नमेंट में भी देख लिया और हमने पीटीआई को भी देख लिया। अब तो मेरे ख्याल में बड़ा आसान है, इनसे बहुत बेहतर काम निगरान गवर्नमेंट कर रही है लिटरली। मौजूदा जो निगरान गवर्नमेंट है बहुत बेहतर आएगा ना, तो और देखें सीएम हमें और आपको चांस दे इस तरह अवामी जो लोग हैं जो गवर्नमेंट में आते हैं वो कभी हमने इस तरह एक्टिव नहीं देखे जिस तरह निगरान वज़ीर डेली किसी न किसी शख्सियत वो हैं, वो एज अ शख्सियत ही और खिदमत के तौर पे कर रहे हैं। उनका कोई सियासी कैरियर नहीं है। कोई एक दिन मैं देख रहा था किसी ने ट्वीट किया था कि सियासी जो पेशावर सियासतदान है वो शुक्र करें कि इस बंदे ने सियासत में आने का ऐलान नहीं किया। तो जिस तरह ये काम कर रहा है अगर ये सियासतदान होता तो ये बहुत आगे होता। ऐसा ही। अभी चलें जी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद अपनी नेक्स्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। शोबा सेहत से ये स्टोरी है। अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अब नाफिज करने का फैसला किया गया है। एक अच्छा इकदाम है और इस तरह के बहुत सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। अगर शोबा सेहत की हम स्पेसिफिकली बात करें तो काफ़ी काम किया जा रहा है और अब मरीज़ों का डाटा क्योंकि ऑनलाइन हो जाएगा तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। शाहिद सिप्रा से पहले इस हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। देखें, जदीद टेक्नोलॉजी पे जाना और फिर उसका इस्तेमाल बढ़ाना, ये तो देखें मरीज़ों के लिए क्या, आपकी जो हस्पताल इंतज़ामिया उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। बड़े हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है कि हम ऑनलाइन डाटा बना रहे हैं। उससे क्या होगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त में आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं या आपने कोई टेस्ट करवाए हैं, उसका रिकॉर्ड तमाम हॉस्पिटल में मौजूद होगा। आप उसी हॉस्पिटल में जाएं अपना दोबारा चेकअप करवाने के लिए, तो बजाय कि आप इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, फिर वो लेके जब जाते थे तो वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, कहते थे कि यहाँ पे अलग टेस्ट होगा। फिर पुरानी हिस्ट्री, अगर डॉक्टर तो ज़्यादा ट्रीटमेंट हिस्ट्री पे कर रहे होते हैं, आपके जो 60 या 70 अबाउट जो लोग होते हैं उनकी तो हिस्ट्री चल रही होती है। बिलखसूस शुगर पेशेंट्स होते हैं या हेपेटाइटिस का मामला होता है, तो इनकी हिस्ट्री की बुनियाद पर उनके सारा ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो उस हिस्ट्री अगर मौजूद होगी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर को बड़ी आसानी होगी। मेरे ख्याल में इसको जल्द नाफिजुल अमल कर देना चाहिए, इस पर जल्दी अमल दरामद होना चाहिए, बजाय कि आप जाएं और 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये की पर्ची लें और उसके बाद लाइनों में लग के धक्के खाने के बाद डॉक्टर तक हिदायत की गई हैं। देखें, अब सीएम साहब ने कहा है ना, तो अब हो भी जाएगा। हमने तो 14-15 साल देखा है ना कि जो वो कहते हैं फिर हो जाया करता है, तो यहाँ भी हो जाया करेगा। और आपने तरक्याती मंसूबों का पहले हम शुरू में जिक्र कर रहे थे, वो भी जो उन्होंने कहा और वो होता रहा है और हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये अवामी फलाह के, जिस तरह आप ब्रेक से जाने से पहले बात कर रही थी कि सेहत का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तालीम और सेहत पर भी इलेक्शन लड़ा जाता है कि तालीम को हम पता नहीं यूरोप बना देंगे, क्या कर देंगे, ये अभी हम सुनते आ रहे हैं। सेहत का भी यही था कि हॉस्पिटल्स में आप एक दफ़ा कभी PIC अगर आपको खुदा ना आएंगे, ये तो मैं अब नहीं कहता, अब नौकरियां भी लेने का कहा गया था। ये सारी चीजें देखें, मैंने शुरू में कहा था कि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। हम लोग अगर कौम की हैसियत से सोचें तो फिर तो शायद बड़ा कुछ सोच लें, लेकिन हम लोग फंसे ही उस तरह हैं कि इकॉनमी, मुआशी तौर पे हमें इस तरह फंसाया गया कि हम कुछ और सोचते भी नहीं हैं। हम ये देखते हैं कि आज हमने क्या कमाया, हमारा इसमें गुजर बसर है, तो बस ठीक है, यहाँ तक महदूद हम रहते हैं, यही मामला है। मेरे ख्याल में सेहत के मामलात में, और आपके लाहौर शहर ऐसे बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे ना सिर्फ लाहौर बल्कि आपके मज़ाफ़ात क्या दूर दराज लोग जो इलाके हैं वहाँ से भी लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। इवन मैं अपने इलाके की बात करूँ तो सबसे पहले क्या होता है कि आप अलाइड हॉस्पिटल रेफ़र कर दें। अगर अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में फैसिलिटी नहीं तो अल्टीमेटली आपको कहते हैं कि आप लाहौर लेके जाएँ। इसका क्या मतलब है कि 300-350 किलोमीटर जो दूर पेशेंट है उसने भी यहीं पे आना है, और जो 2-3 किलोमीटर पे बैठा पेशेंट है उसने भी यहीं पे जाना है। ये जो सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम होगा ये सिर्फ विद इन लाहौर होगा या ओवरऑल सारे हॉस्पिटल? 15 हॉस्पिटल में अनाउंस किया गया है। मेरा ख्याल है CM साहब ने जब जिन्ना हॉस्पिटल का विजिट किया था तो वहाँ पे एक खातून ने, मेरा ख्याल है, कोई कंप्लेंट की थी कि उसने मेडिसिन बाहर से ली है, टेस्ट बाहर से कराए हैं। तो इस चीज़ पे खासे बरहम भी हुए थे। मेरा ख्याल है MS साहब भी वहाँ से अपने अहदे से फारग हुए थे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी देखने वाली हैं कि जिस तरह आप दावे करते हैं, जिस तरह आप चीज़ों को इतना एग्जैजरेट करते हैं, फिर आप अगर आपने कोई हॉस्पिटल बना दिया या कोई प्रोजेक्ट कर लिया तो आप इलेक्शन में इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं जिस तरह आपने पता नहीं कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है, लेकिन हकायक देखे जाएँ तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। आप जाएँ ना किसी सरकारी हॉस्पिटल में, मैं अक्सर यहाँ पे बताता हूँ कि मैं तकरीबन कुछ 6 माह पहले, मेरे एक दोस्त हैं एक्साइज़ के, तो उनकी अचानक तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, बिल्कुल मेंटल हॉस्पिटल की बैक साइड पर उनका ऑफिस है। वहाँ से लेके सर्दियों के दिनों में मैं PIC गया, आप यकीन करें पसीने छूट गए। और फिर वहाँ पे जाके मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे दिल के मरीज़ आते हैं, उनको दोबारा अटैक होना चाहिए, कोई हाल नहीं, इतना रश होता है, इतना आपको इंतज़ार करवाते हैं, जिस इंतजार करवाते या तो फिर इलाज मिल जाए ना, वो कोई चक्कर नहीं। तो ये चीज़ें देखनी होंगी। फिर आपको पता है जिस तरह सिपरा साहब बता रहे हैं कि पूरे पंजाब से लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं इलाज मुआवजे के लिए, चूँकि ये बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन मसला ये है कि जब इतनी ज़्यादा पब्लिक आती है तो उस तरह की सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपको कमरे बढ़ाने होंगे, आपको एमरजेंसीज बढ़ानी होंगी, आपको आउटडोर को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। ये सारा कुछ करके देख लें। अगर निगरान सेटअप जब तक है, ये चीज़ें उसको वो मॉनिटर भी करेगा, देखेगा भी, लेकिन उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो इस तरह नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारी सियासी सिफारिशें होती हैं।
जिस तरह निगरान वज़ीर आला लोगों को हटा रहे हैं, सियासी गवर्नमेंट में बड़ा निगरान मुश्किल वज़ीर होता आला है। अली साही कर रहे हैं। साथ एक ये भी स्टोरी है कि वज़ीर आला ने बहरिया ऑर्चर्ड चिल्ड्रन अस्पताल का भी दौरा किया और बच्चों की भी इयादत की। तो यहाँ पर भी उन्होंने इयादत की है, मुख्तलिफ अस्पतालों में वो हर रोज़ वो जा रहे यही हैं, तो रीता हम बात सारा करते दिन हैं। दौरे कर रहे हैं और ख़ुद इयादत कर रहे हम हैं, उनसे पहुँच रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पर पहुँच रहे हैं। जब हमसे उनसे बात की जाती है तो कहते हैं कि अपने हिस्से की नेकी करती जानी चाहिए, जितना भी वक्त मिला है उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। फिर वही बात है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत बेहतर हो जाए, कोई सिस्टम बन जाए जिस तरह हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लेकिन है, the problem is इसमें कि आपका most- डाटा तो होगा ना सिर्फ लिदा आप वज़ीर चीज़ों, आला को खुद क्यों जाना लेकिन पड़े? डॉक्टर्स इस पे अमल दरामद करेंगे तो फिर इसका फ़ायदा होगा। ऐसा ही अगर है। एक डॉक्टर उस कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं करेगा, सिस्टम सिस्टम बन जाते हैं, सिस्टम खराब हो जाते हैं, सिस्टम्स पे कोई बैठा नहीं होता, बैठा वो नहीं ऑपरेट करने वाले लोग नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता कैसे चलना है। अब मैं आपको मेरा बताता हूँ, खुद- पुलिस का एक सिस्टम है, इस तरह के 4-5 सिस्टम इन्होंने बनाए हुए हैं, थानों के हवाले से, इश्तिहारियों के हवाले से, पीओज़ के हवाले से, इसको वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उससे दर्जनों इश्तिहारी रोज़ाना पकड़े जाती हैं। इसमें अगर पुलिस के ऊपर छोड़ दिया जाए ना, वो खुद अफरादी कुव्वत पे वो पकड़ें, तो मेरा नहीं ख्याल उस तरह फ़ायदा हो। अब ये होता है कि किसी भी जगह पे कोई भी, अगर आईजी ऑफिस में डेली जितने लोग आते हैं उनका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, उनको स्कैन किया जाता है, तो रोज़ाना 1-2 इश्तिहारी पकड़ा जाता है रोज़ाना। इवन एक दिन एक MPA साहब के साथ एक बंदा आया था, वो पकड़ा गया, उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अच्छा, तो ये चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें तो डॉक्टर साहब को बजाय इस बात के कि आप वो कागज़ पेंसिल दें, आप वही कंप्यूटर ना, में प्रिंट निकाल लॉन्ग के टर्म दें। प्लानिंग होनी चाहिए कि खुद ये मसाइल अपने आप मुझे बताएं, इरेडिकेट होते चले जाएं। सिर्फ दौरों का ख्याल ना रहे कि मतलब वेट किया जाए कि जब तक वज़ीर आला दौरा नहीं करेंगे वो सारे बेड्स सफाइयाँ नहीं होंगी, ये नहीं होगा, लाइनें सीधी नहीं होंगी, डॉक्टर्स आके अपनी जगह पे नहीं बैठेंगे। क्यों इस तरह लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की जा रही है कि खुद ब खुद चीज़ें जो हैं वो हल होना शुरू हो जाए, ये मसाइल? यही तो चीख रहे हैं कि गुज़श्ता 4 साल में क्या हुआ। आप बंद कमरे में बैठ कर ब्रीफिंग नहीं ले सकते किसी भी डिपार्टमेंट की। आप बंद कमरे में आप प्रेजेंटेशन ले लें और स्लाइड्स पे रख के आपको ब्यूरोक्रेसी आपको ब्रीफ कर दे कि ये हो रहा है, तो आप उस पर नहीं जा सकते। आपको आवाम में अल्टीमेटली जाना पड़ता है, वहाँ जाकर पता चलता है कि पेशेंट्स के साथ जब आप बात करेंगे, आप किसी भी दफ्तर में जाएं, फॉर एग्जांपल आप मेरे या थाने में जाएं या मेरे किसी भी सब डिवीजन में या डिवीजन में चले जाएं, तो वहाँ जो कंज्यूमर होगा जो वो फीडबैक देगा वो आपको प्रेजेंटेशंस में या ऐवान वज़ीर आला में जो स्लाइड्स दिखाई जाएंगी उस पर तो मौजूद नहीं होगा। तो इस तरह के ये बात जाकर सुनना और लोगों के मसाइल का हल निकालना और तह तक जाना वो और चीज़ है। ठंडे कमरों में बैठकर प्रेजेंटेशन लेना और बजट की अप्रूवल दे देना कि आपको ये इतने करोड़ इतने अरब दे दिया, आप इसको यूटिलाइज करें और इस पर अमल दरामद करें, ये माजी में अरबों रुपए आते तो रहे हैं, कहाँ लगे हैं। जरूरी है ये अवाम में जाना और अवाम की बात सुनना ये भी बहुत जरूरी नहीं, है। हेल्थ कार्ड में आपने Time देखा short नहीं, है हमारे हेल्थ पास। कार्ड में नहीं देखा आपने क्या हुआ है, जब वो ऑडिट किया गया तो अरबों रुपए के एक ही हॉस्पिटल के बिल बने हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। अली साहिब, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन अब प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं और हमारा एक आज बहुत अहम टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंफॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो एक फ्रॉड ऐप्स आजकल इसका रुझान बढ़ता जा रहा है, बड़े आसानी से इस झांसे में आ जाते हैं क्योंकि बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है, लोग कर्ज़े लेते हैं अपना गुजारा करने के लिए, और ऐसे में जब फ्रॉड्स को एक लूप होल मिलता है तो वो मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ लेकर आ जाते हैं जिससे लोगों को फंसाना शुरू कर देते हैं। तो आज का ये जो कर्जा ऐप्स है जो कि IMEM और इसके ज़रिए किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, और ना कि वो खुद बल्कि उनकी फैमिलीज़ भी जो हैं वो इनके निशाने पर आ जाती हैं आफ्टर यू टेक दिस लोन। किस तरह से ये ऐप्स काम कर रही हैं, कौन कौन सी ऐप्स हैं, किस तरह से आपने बचना है, और इस हवाले से क्या लॉज हैं, क्या कहते हैं, क्या सज़ाएं मुख्तस हैं, ये सब हम आपको बताते हैं। इसके लिए हमारे वेरी ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट ज़ैन अली कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, आज का ये बहुत अहम टॉपिक है, बहुत बड़ा मसला बन चुका है और विद इन वेरी लेस टाइम हमने देखा है बहुत ज़्यादा ये एक वेव आई है ये कर्जा ऐप्स की। तो कैसे इसमें क्या लोग क्यों फंस जाते हैं और वाई दीज ऐप्स आर अलाउड कि ये डाउनलोड की जा सके, उस वहीं पे क्यों नहीं ये ब्लॉकेज आ रहा, क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आम तौर पे देखा ये गया है कि जब भी हम साइबर क्राइम की बात करते हैं या फिर ऐसे मामलात की बात करते हैं तो इसमें आम तौर पे लोग
या तो ट्रैप हो जाते हैं, या फिर लालच की वजह से ट्रैप हो जाते हैं, या मासूमियत की वजह से ट्रैप हो जाते हैं। अब इसमें देखा ये जाना चाहिए कि आम तौर पे अगर हम एक कर्जे की बात करते हैं या लोन की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंक है जो लोन प्रोवाइड करता है, चाहे किसी भी किस्म का लोन है, चाहे घर बनाने के लिए कोई शख्स लोन लेने के लिए जाता है, कोई शख्स जो है वो कारोबार के लिए लोन लेने जाता है, उसकी आगे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी हो सकती है, होम लोन फाइनेंस फैसिलिटी हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि जो असल प्रोसीजर है, जहाँ पे लोन वाकई दिया जा रहा होता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती है, मॉर्गेज डीड्स तैयार होती हैं, वहाँ पे डिफरेंट और डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जाता है, वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से की जाती है। और अगर उसके बाद अगर कोई शख्स डिफॉल्ट कर जाता है तो उसके खिलाफ जो एक कानूनी प्रोसीजर है वो ऑप्ट किया जाता है। वो क्या होता है कि हम देखते हैं कि रिकवरी सूट्स फाइल हो जाते हैं बैंकिंग कोर्ट्स के अंदर। अगर कोई शख्स जो है वो डिफॉल्ट कर गया है, वो अपना कर्जा पे ऑफ करने में, तो उसमें यही तरीकेकार होता है। उस लाइबिलिटी को पहले कोर्ट से डिटरमिन करवाया जाता है, कोर्ट उसमें फैसला करती है, उसके बाद जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो एप्लीकेशंस थी, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जिनका भी आज हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें हैरानकुन बात यह है कि जो शख्स लोन ले रहा है उस शख्स को ये पता नहीं है कि वो किस शख्स से लोन ले रहा है, और जो शख्स लोन दे रहा है उसकी इंटेंशन जो है वो भी वाजे नहीं है। हाँ। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक शख्स है वो ये कह रहा है कि मैंने लोन लिया, उसके बाद मुझसे वो वापसी का तकाजा भी किया जा रहा है, और जो वापसी का तकाजा किया जा रहा है वो कभी डबल वापस करने का कहा जा रहा है, और कभी उससे कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं बताई जा रही, उसको कोई मार्कअप नहीं बताया जा रहा। तो यहाँ पे लोगों को देखने की जो बात है वो ये है कि ऐसी तमाम एप्लीकेशंस जो हैं जो आपको बगैर किसी चीज के, बगैर किसी वेरिफिकेशन के आपको ट्रैप कर लिया जाता है, या आप खुद ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि ये ऐसी एप्लीकेशन से आपने बचना है, ये आप लोगों के साथ फ्रॉड कमिट किया जा रहा है। और दूसरी बात, मैं बड़ी अहम बात इसमें मजीद ऐड करना चाहूँगा, जो लोगों की अभी हमने बहुत सारे, मैंने क्योंकि इंटरव्यूज़ भी सुने, लोग जो इसके हवाले से बता रहे थे, तो यहाँ पे एक बहुत अजीब सी, ये मैं समझता हूँ कि ये बात भी सामने आई कि बहुत सारे लोग जिन्होंने इससे लोन लिया वो ये बताते हैं कि उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट को जो है वो, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो आपको एग्री कर लेते हैं। उससे ये होता है कि आपका जो तमाम तर मोबाइल का डेटा है वो इनके पास चला जाता है। जी, अब मैं इसी में गुजारिश करना चाहूंगा कि ये भी एक, मैं समझता हूँ एक फर्दर क्राइम है कि आप किसी के मोबाइल फोन का अनऑथराइज एक्सेस जो है वो कर लें, आप उनकी कंसेंट के बगैर उनकी गैलरी तक एक्सेस हासिल कर लें, और उसके बाद फिर लोग ये बता रहे हैं, जो अफेक्टेड हैं, जो विक्टिम्स हैं, कि उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके रिलेटिव्स को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो लिहाजा इससे साबित ये होता है कि जो लोग भी ये ऑनलाइन जो लोन एप्लीकेशंस चला रहे हैं, उनका जो मकसद है वो लोगों को डिफेम करना है, हरास करना है, उनसे पैसे जो है वो निकलवाना है थ्रू इलीगल मीन्स। अब मैं इसमें गुजारिश ये करूंगा कि अब जो कानून की जो आपने बात की, उसमें दो तीन अहम चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहली बात ये है कि ये देखा जाना चाहिए कि ये जो ऑब्वियसली ये चीज़ें सामने आना बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके विक्टिम्स सामने आना शुरू हुए हैं। तो उसमें ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये जो काम वो कर रहे हैं, ये जो इलीगल तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, इसको देखा जाना चाहिए। सेकेंडली ये देखा जाना चाहिए कि जो अनऑथराइज एक्सेस किया जा रहा है उसमें, चूंकि अनऑथराइज एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ क्राइम, और ये क्राइम है अंडर द लॉ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। इसी तरीके से क्योंकि ये लोगों को रॉन्गफुल गेन हासिल करने के लिए डिसीव कर रहे हैं, तो रॉन्गफुल गेन जो हासिल करना है थ्रू एनी ऑनलाइन एप्लीकेशन, लोगों को डिसीव करना जो है, ये इटसेल्फ एक क्राइम है। बाद में हरास करना, ब्लैकमेल करना, तो ये तमाम तर एक क्राइम नहीं है, ये इसके अंदर डिफरेंट लॉज हैं। अब मैं उसमें वो भी एक्सप्लेन कर, जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ क्राइम, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड इज अ क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी इज अ क्राइम, इसी तरीके से डेफेमेशन इज ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन इज अ क्राइम, साइबर स्टॉकिंग इज अ क्राइम, जहां पे आप किसी को हरास कर रहे होते हैं, उसको जो है वो कोई आप थ्रेट कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे ये बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये अवेयरनेस भी नहीं होगी, जो अभी भी अगर विक्टिमाइज हो रहे हैं, तो उनको आपके शो से मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मीडियम है उनको ये मैसेज कन्वे करने का या बताने का कि ये जो तमाम एक्टिविटीज़ अगर उनके साथ ऐसी हो रही हैं, तो ये याद रखें ये तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ उनके साथ कमिट की जा रही हैं।
और कानूनी तो रास्ता ये मेरा जरूर। क्वेश्चन है कि इसके हवाले से पनिशमेंट्स क्या मुख्तस हैं और क्या वो वाकई मिल रही हैं, और कितना इजी है कि जब आपने कोई साइबर क्राइम अगर आपके साथ हो रहा है तो वो रिपोर्ट करना किस कदर आसान बनाया गया है आवाम के लिए? क्योंकि अ फ्रेंड ऑफ माइन शी हैज़ बीन अ विक्टिम, तो शी ट्राइड एंड वी ऑल ट्राइड ऑनेस्टली फॉर हर कि हम वो एक क्राइम था जो कि रिपोर्ट कर सकें, लेकिन इट वाज इम्पॉसिबल। साइट्स दी हुई हैं, वहाँ पे जाके मेलिंग एड्रेसेस दिए हुए हैं, आपको कॉल नंबर्स दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपके लिए वो प्रोसेस इतना मुश्किल बना दिया जाता है कि लोग पहुँच नहीं पाते हैं इंसाफ के लिए, उनको नहीं मिल पाता है। तो किस तरह से इस अमल को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये क्राइम्स तो बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, मैं इसमें गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि साइबर क्राइम जो है इसमें हमें ये भी देखना होगा कि हमारी सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। हाँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो साइबर क्राइम होता क्या है इस हवाले से भी नहीं इस चीज़ को जानते, क्योंकि अवेयरनेस कम इसलिए है क्योंकि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में ये जो कंसेप्ट ऑफ साइबर क्राइम है इसको इस तरीके से पढ़ाया भी नहीं जा रहा। तो मैं इवन नो कि साइबर क्राइम मतलब वी हैव बीन अ विक्टिम ऑफ इट, हमें पता ही नहीं होता। मैं अब इसमें एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी कभी आपके साथ कोई ऐसा क्राइम कमिट होता है जो कि आपके साथ किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप इस्तेमाल करते हैं उसके थ्रू कमिट किया जाए, किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू कमिट किया जा रहा है, कोई साइबर स्पेस में कोई ऐसी एक्टिविटी की जा रही है, यानी कि अगर आप फर्ज करें कि आप इफ यू आर यूजिंग मोबाइल फोन्स, उस मोबाइल फोन के अंदर आप कोई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई सोशल मीडिया के ऊपर रिलेटेड किसी साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम ऐसी एप्लीकेशंस जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, जो हम डेली एप्लीकेशंस डिफरेंट देखते हैं, जिनके ऊपर हमारे अकाउंट्स भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स भी हमारे साथ ऐड होते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे आपका जो है वो डाटा जो है वो कोई शख्स कॉपी कर लेता है अनऑथराइज्ड, जिसको हम कॉपी कहते हैं, या कोई शख्स जो है वो आपकी प्राइवेसी को ख़राब करने की कोशिश करता है, और या कोई शख्स आपको डिफेम करने की कोशिश करता है या हरासमेंट करने की कोशिश करता है ऑनलाइन, या कोई शख्स जो है वो आपकी तस्वीरों को एक्सेस कर लेता है, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। ये वो तमाम क्राइम है जिसमें साइबर स्टॉकिंग भी आ जाता है, ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन भी आ जाता है। ये वो तमाम क्राइम है जिसमें आपका कोई शख्स अकाउंट फेक तैयार कर लेता है। ये तमाम चीजें जो हैं ये साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं। और इसी तरीके से साइबर क्राइम की एक और कैटेगरी है जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, दैट इज द फाइनेंशियल क्राइम्स। फाइनेंशियल क्राइम क्या है कि जैसे आपको एक कॉल आ जाती है कि जी हम आपके बैंक से बात कर रहे हैं, हमें आपका नंबर चाहिए, हमें आपके अकाउंट नंबर चाहिए, हमें आपके पासवर्ड्स चाहिए। ऐसे ही आपको कोई शख्स फोन करके कहेगा कि आपके मोबाइल पर गलती से कोड आ गया। इसी तरीके से कोई शख्स जो है वो आपके साथ कोई और स्कैम करने की कोशिश करेगा, जिसमें अल्टीमेटली वो ये कोशिश कर रहा होगा कि वो आपके बैंक अकाउंट तक एक्सेस हासिल करे। तो ये एक फाइनेंशियल कैटेगरी है जो आज हम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। कम और मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? देखिए, अगर सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स की बात करें तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो सामने आती है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आती है, दैट इज 7 years। और अगर हम फाइनेंशियल क्राइम्स की बात करें तो उसमें हमारे पास पनिशमेंट्स बहुत कम है, दैट इज मैक्सिमम 3 years। अब यहाँ पे जरूरत इस चीज की है कि जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, एक तो मैं समझता हूँ उनके लॉज के अंदर अमेंडमेंट होना बड़ी बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे सजाएं बढ़ानी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड बढ़ाने चाहिए, यस इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, जिनके मैंने अभी आपसे डिस्कशन में मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये तमाम ऑफेंसेस जो हैं ये बेलेबल हैं और नॉन कॉग्निजेबल हैं। अब इन ऑफेंसेस के हवाले से मैं समझता हूँ कि अमेंडमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अब ये इट इज द नीड ऑफ द ऑर। इसके अफेक्टी और इसका विक्टिम हर एक शख्स होता जा रहा है। जरूरी नहीं है कि एक शख्स है जिसने लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन लिया हो उसके साथ ये क्राइम हुआ हो सकता है कि उसके साथ किसी शख्स ने कोई उसको मैसेज भेज के वो मैसेज उससे वापस रीड करवा के उससे पूछ के उसके साथ क्राइम कमिट कर दिया हो। ये भी हो सकता है कि किसी शख्स ने उसको कोई ईमेल ऐसी कर दी हो जिसको बाद में उसने कोई रिप्लाई कर दिया हो। ऑफेंसिव मैसेज जब आप रिसीव करते हैं तो ये एक आउट ऑफ टॉपिक बात है, लेकिन मतलब दिस इज सो कॉमन नाउअडेज। और इसके लिए क्या सजाएं मुख्तस हैं? इसके लिए किस तरह से आप रिपोर्ट कर सकते हो? देखिए, जो साइबर स्टॉकिंग है, दैट इज आल्सो क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अगर आप किसी शख्स को जो है वो धमकियां दे रहे हैं, अगर किसी शख्स को जो है आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है कोई ऐसी कॉल करके आप उसको थ्रेट्स दे रहे हैं, तो ये इटसेल्फ इज अ क्राइम। इसकी भी सजा 3 साल है। अच्छा। और ये चूंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मजीद इसके हवाले से अगर मैं एलैबोरेट करूँ कि अगर किसी की तस्वीर या उसकी वीडियो उसकी बगैर इजाजत के भी अगर शेयर कर दी जाए, ये भी एक बड़ी एग्जैक्टली फेक प्रोफाइल्स बना ली जाती हैं, बहुत ही कॉमन चीज हो चुकी है। जो फेक अकाउंट्स वाला जो मामला है उसकी सजा अलग है, दैट इज सेक्शन 16 दैट टॉक्स अबाउट फेक अकाउंट्स, दैट
दैट सेज कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन इज अ क्राइम। Okay. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लॉ के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं वो थोड़ी सी एक आम जो शख्स होता है उसकी समझ में आना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन चूँकि हमारा हम चूँकि एक कानून से रिलेटेड उसके तालिब इल्म भी हैं, हम उससे डेली प्रैक्टिस में भी इसको देखते हैं, अदालतों में भी पेश होते हैं, तो हमारे लिए चूँकि ये चीज़ें इसलिए आसानी हो जाती है क्योंकि हम ये देखते हैं कि हर एक क्राइम जो साइबर क्राइम का कमिट हो रहा होता है उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो एक साइबर क्रिमिनल होता है वो उसका जो जुर्म होता है वो सेक्शन 16 से ही स्टार्ट होता है, यानी कि वो सबसे पहले एक फेक अकाउंट किसी का तैयार करता है। क्योंकि साइबर क्राइम में और आम क्राइम में जो फर्क है वो सिर्फ इतना है कि जो साइबर क्राइम है उसमें देयर इज नो क्राइम सीन। एक शख्स जो क्रिमिनल है वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है, उसकी कोशिश होती है कि उसके कोई शख्स पहचान ना सके, उसको कोई शख्स देख ना सके, और फिर वो क्या करता है कि एक फेक अकाउंट पे फेक तस्वीर लगा के किसी शख्स को हरास करना शुरू करता है। और इसी तरीके से हो सकता है वो बाज़ का जो मैसेजेस भी हमें रिसीव होते हैं बाज़ का जिसमें हम देखते हैं कि कोई शख्स ये कह रहा होता है कि मैं इमरजेंसी में हूँ, मुझे पैसे चाहिए, होते वो हमारे दोस्त हैं लेकिन उनके फेक अकाउंट्स होते हैं। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे और बहुत सारे लोग पैसे भेजने के बाद उसके बाद अपने दोस्तों से पूछ रहे होते हैं कॉल करके कि आपको इमरजेंसी थी, अब आप ठीक हैं, अब आपके घर में मसाइल तो नहीं है। तो मैं उसमें एक अक्सर बात ये कहता होता हूँ कि इन तमाम क्राइम के अंदर एक ही चीज़ है जो हमें इस क्राइम से बचा सकती है, एंड दैट इज द सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज द बिगेस्ट, आई वुड से कि इट्स द बिगेस्ट प्रिवेंटिव मेजर जिससे आप अपने आप को इस तरह के क्राइम से बचा सकते हैं। और वो कैसे? मिसाल के तौर पे एक शख्स है वो आपको मैसेज कर रहा है, वो कह रहा है मैं इमरजेंसी में हूँ, आप थोड़ी देर वेट करें, आप उसको फ़ोन कर लें, उससे पूछ लें कि ये आप ही का मुझे मैसेज आया। अगर कोई शख्स है वो आपको फ़ोन करके ये कह रहा है कि आपका बेटा जो है वो गिरफ्तार हो गया, और अगर वो आपसे पैसे डिमांड कर रहा है तो आप ये चीज़ को भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हर एक चीज़ की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हम पहले पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद हम न्यूज़ को वेरीफाई करने के लिए निकलते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे जो एक बेसिक क्वेश्चन कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट वाज कि ये जो एप्स हैं, ठीक है कर्ज एप्स आ रही हैं, लोग शिकार हो रहे हैं, लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल है कि इन एप्स, वो ये ऐप स्टोर पे, गूगल प्ले पे, व्हाई दे आर देयर, वहाँ तक आने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि ये एप्स हैं, ये अथॉरिटी किसकी है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? देखिए, एक चीज़ मैं बुनियादी तौर पे बताना चाहूँगा, जितनी भी आप सोशल मीडिया साइट्स इस्तेमाल करते हैं, आप अगर मैं लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट कि हम कोई भी एक पॉपुलर साइट की बात कर लेते हैं, ये तमाम फॉरेन कंपनीज होती हैं। अब होता ये है कि वहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होती है। लेट्स सपोज मैं फेसबुक की बात करता हूँ, वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको नज़र आता है वहाँ कमेंट्स के अंदर आप किसी पेज पे गए हैं तो उसके ऊपर रिव्यूज़ की ऑप्शन आ रही होती है, आप रिव्यूज़ को पढ़ लेते हैं। अब नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो आज का टॉपिक जो आपका क्वेश्चन था, उस सवाल की तरफ आ जाते हैं। देखिए, वहाँ पे भी आप जब किसी चीज़ को डाउनलोड के लिए जाते हैं प्ले स्टोर के ऊपर, तो आपको नज़र आ रहा होता है वहाँ पे रिव्यूज़ गिवन होते हैं, और जिनके साथ कोई ऐसा फ्रॉड होता है या जिनका जो एक्सपीरियंस होता है वो बुरा गुजरता है किसी एप्लीकेशन के साथ, सब लोग रिव्यूज नहीं पढ़ते, कोई अब ये इशू आ जाता है। और इसी तरीके से अगर कोई ऐप आपसे एक्सेस मांग रही है, लेकिन जब वो ऐप आप अपलोड कर रहे हैं, अपनी एक ऐप है जो कि आप वहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, तो उसके लिए यकीनन कोई डाटा एनालिसिस टाइप को चीज होनी चाहिए कि ये जो है ये अथॉराइज्ड है कि नहीं है। जी, मैं इसी बात पे किस शख्स की जानिब से आएगी? मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि जब आपने उसको डाउनलोड करने से पहले एक तो चलें वो पोर्शन है वो भी आपकी नज़र से नहीं गुजरा, उसके बाद जब वो आपसे एक्सेस मांग रहा है, अब यही वो गलती है जिसमें मैंने सेल्फ अवेयरनेस के टॉपिक को डिस्कस किया, जिसमें आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट होती है, हम पढ़ नहीं पाते और हम उसको एक्सेस ग्रांट कर देते हैं। देखिए, इसमें मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, हमेशा पॉपुलर एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करें। पॉपुलर एप्लीकेशंस क्या होती हैं? व्हाट्सएप इज़ अ पॉपुलर एप्लीकेशन, फेसबुक इज़ अ पॉपुलर सोशल मीडिया एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हम इसलिए भी डाउनलोड कर देते हैं कि प्रोबेबली न्यू है, इसलिए इतने रिव्यूज नहीं। और जब आप किसी ऐसी साइट को जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं है और सिर्फ आपने किसी के कहने में आके कि किसी शख्स को पैसे मिल गए, वहाँ से 7,000 मिल गया, 10,000 मिल गया, और आपने पैसे लेने के लिए उस ऐप को डाउनलोड कर लिया, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी नहीं पढ़ा, इसका शिकार हो गए। अब हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, किस तरह से हमने उस पर रिपोर्ट करना है और क्या क्या सजाएं मुख्तस हैं, कैसे उस शख्स तक पहुंचा जाए, इस हवाले से मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो आम अफराद हैं किस तरह से इन डिजिटल कर्ज़ों के चंगुल में फंस रहे हैं, किस तरह से ऐप्स हैं जो कि आम होती जा रही हैं। तो उसकी बात कर रहे थे। साइबर लॉ एक्सपर्ट ज़ैन अली कुरैशी हमारे साथ हैं। दोबारा से इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और जो मेरा क्वेश्चन था वो यही था कि अगर नाउ इफ़ यूर अ विक्टम, अगर आप एक दफ़ा शिकार हो जाते हैं तो आपके पास ऐसे कौन से तरीके हैं कि आप इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले जो भी विक्टिम हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो साइबर क्राइम से रिलेटेड मामलात हैं उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल के पास है। उसके अलावा जो आपकी कम्युनिकेशंस होती हैं, मैसेजेस होते हैं, अगर आपको व्हाट्सएप पे थ्रेट किया जा रहा है या आपके किसी कॉन्टेक्ट को जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है या आपकी कोई तस्वीरों तक रसाई हासिल की गई है या आपको कोई ऑनलाइन जो है किसी भी मीडियम के थ्रू जो है आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वो तमाम सबूत आप अपने पास महफूज रखें, अपनी दरख्वास्त बनाएं, उसके साथ वो तमाम सबूत लगाएं और जो भी आपका नियर बाय साइबर क्राइम सर्कल है, जो क्योंकि ये जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो मामलात हैं इनकी जुरिस्डिक्शन FIA साइबर क्राइम सर्कल के पास है और फौरी तौर पर रिपोर्ट करें और उसमें देर मत करें। तो ये ऑनलाइन कोई, क्योंकि इतने हम सुनते रहते हैं, हम इतनी खबरें देते रहते हैं कि ऑनलाइन अब आसान बना दिया गया है कि अगर आपकी कोई शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं, कोई ईमेल एड्रेस, कोई इस तरह के नंबर्स, हेल्पलाइंस मौजूद हैं जो कि रहनुमाई कर सकें शहरियों की। देखिए, बीइंग ए लॉयर, अगर आप मुझसे एक लीगल ओपिनियन लें कि क्या करना चाहिए, देखिए मैं उसमें ये अक्सर कहता होता हूँ, मीडियम्स तो जैसे आपने ऑनलाइन बताया, ऑनलाइन भी मौजूद है और जो खुद जाके है वो खुद भी कंप्लेंट फाइल हो सकती है। लेकिन मेरा ना हमेशा इसमें एक चीज़ होती है, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि फॉर द टाइम बिंग आपको ये समझ नहीं आ पा रही कि जो आपके साथ कोई क्राइम अगर फ़र्ज़ करें कोई हुआ और आपको ये समझ नहीं आ रही दैट इज़ अ क्राइम, ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है या कोई दूसरा क्राइम आपसे कमिट हुआ है, तो रहनुमाई के लिए खुद जाने में भी कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप जाके कहीं पे खुद विजिट कर लेते हैं तो बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि आपको आसानी हो जाती है कि जो क्राइम आपके साथ कोई कमिट हुआ है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि किसी के शख्स के साथ जो क्राइम होता है वो साइबर क्राइम नहीं हुआ होता, कोई दूसरा क्राइम हुआ होता है। तो और वो वेट कर रहा होता है कि शायद हो सकता है कि जो मेरे साथ क्राइम किया गया और साइबर क्राइम है और मैं सही जगह पर रिपोर्ट कराया हूँ। इसमें सिर्फ गुजारिश इतनी है कि अगर आप किसी जगह पे, अगर आपके साथ बहुत, जैसे मिसाल के तौर पे कोई ऐसा क्राइम कमिट किया जा रहा है कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपको हरास किया जा रहा है और उसके अंदर बहुत सेंसिटिव किस्म का मटेरियल है जो आप समझते हैं कि आपको जाके पहले डिस्कस करना चाहिए, तो आप इसमें अच्छी बात यह है कि आप कोई FIA साइबर क्राइम सर्कल अगर खुद जाके भी विज़िट कर लेते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे जो हैं वहाँ पे उनके पास मैं समझता हूँ एजुकेटेड ऑफिसर्स हैं जो आपको असिस्ट कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आपको असिस्ट कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ इवन कि अगर आपके साथ मैं समझता हूँ कोई दूसरा क्राइम भी कमिट हुआ है तो उसमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि आप रहनुमाई के लिए अगर ऑनलाइन भी अगर आप जा चुके हैं, उसके अलावा आप जाके भी विज़िट करके अगर आप जो है उसको देखना चाहते हैं, मेरा कहने से मुराद ये है कि इट इज़ लाइक इन अ वे कि अगर आपको मज़ीद असिस्टेंस मिल जाए किसी चीज़ के ऊपर, कि आपको ये भी पता चल जाए कि आपकी जो जुरिस्डिक्शन थी कि वो राइटली आपने ऑप्ट किया है, तो क्योंकि साइबर क्राइम एक न्यू चीज़ है, उसमें लोगों के साथ बाज़ का डिफरेंट किस्म के क्राइम्स कमिट हो जाते हैं और मैं समझता हूँ उसमें रहनुमाई हासिल कर लेने में मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतरी है और आगाही देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच ज़ैन अली कुरैशी, साइबर लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ थे फॉर योर टाइम, क्योंकि इट वाज आई होप इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल, क्योंकि हमारा मकसद भी यही था कि आप सबको इस हवाले से आगाही। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, आप सब हमारे साथ ही रहिएगा। उनकी तरफ चलते हैं जो कि इंस्पिरेशन है उन तमाम लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि हालात ऐसे नहीं हैं इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते, कोई ना कोई बहाना होता है उनके पास और उनको एक मोटिवेशन चाहिए होती है, लेकिन कोई ना कोई रीज़न बना लिया जाता है। तो आज हमारे साथ हैं जी ट्रैफिक वार्डन आबिद नज़ीर, जिन्होंने दौरान सर्विस PhD मुकम्मल की है। तो डॉक्टर आबिद नज़ीर, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका। बिल्कुल, आप एक इंस्पिरेशन हैं बहुत सारे उन लोगों के लिए जो कि अपने लिए खुद ही रेस्ट्रिक्शंस पैदा कर लेते हैं, हर्डल्स क्रिएट कर लेते हैं, किसी ना किसी चीज़ को रीज़न बना लेते हैं कि हम पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते और आपने दौरान ड्यूटी रहते हुए PhD मुकम्मल की है। आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली? मैम, जो आपके अंदर जुस्तजू होती है ना, आपका जो टारगेट होता है उसको आप हमेशा अचीव करना चाहते हैं। बिल्कुल, टारगेट तो हर इंसान के अंदर है, लेकिन उस पर डे बाय डे, लम्हा ब लम्हा उसके लिए उसको पुशअप करना, उसके लिए काम करना, तो मैं समझता हूँ कि मैंने वो जो मेरी जुस्तजू थी, जो मेरा टारगेट था, उसको मैंने डिम नहीं होने दिया। मैंने मुसलसल अपने जो मेरा गोल था उसके लिए मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज
मैं एक तो आपने level पे- एमफिल कब मुकम्मल किया और आपने किस चीज़ में पीएचडी की है? जी मैंने पीएचडी की है इंटरनेशनल रिलेशन में, वाओ। और मैंने एमफिल किया पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। ठीक है। रेगुलर मैंने किया वहाँ से भी, मेरी तमाम स्टडी जो है ना वो मेरी रेगुलर है तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुरू से बचपन से शौक था कि मैंने पीएचडी करनी है बड़े होके, जैसे मोस्टली डेफिनेटली लोगों को होता मैम, है? जब जैसे आप शऊर में आते हैं और आपको जो आप माशरे के साथ वाबस्ता होते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं। जैसे मैं लाहौर में एज ए कोड़ा से मैं लाहौर ट्रैफिक वार्डन में भर्ती, सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुआ, और उसके बाद जो है ना वो लाहौर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था। तो ये जो फील्ड चूज करने का डिसीजन था, ये भी आपका अपना था कि मैंने मतलब ट्रैफिक पुलिस में जाना है, या ये इत्तेफाकन था? नहीं मैम, ये ऐसे होता है कि पुलिस तो मैं इसको लाइक करता था, डेफिनेटली स्टार्ट से बचपन से एक शौक होता है आर्मी में जाने का, पुलिस में जाने का। तो मेरे लिए ये पुलिस जो है ना वो मेरी फेवरेट थी। तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, और ये मैं पुलिस पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का जो है ना एक मेंबर बना, और मुझे जो है ना वो फिर जहाँ से आकर जैसे ही मैं लाहौर पहुँचा तो फिर जहाँ से मेरी आगे जो है ना वो स्टडी और तमाम चीज़ें CSS, अनफॉर्चुनेटली मैं कामयाब तो ना हो सका, लेकिन स्टडी मेरी कंटिन्यू हुई। MSc क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडी मैंने की, LLB मैंने कंप्लीट किया, अच्छा। और मैंने एमफिल किया पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में NDU इस्लामाबाद से, और दैन PhD इंटरनेशनल रिलेशन में, वॉर ऑन टेरर पे मेरा काम। तो मतलब किसी चीज़ ने आपका जो हौसला था उसको डिम नहीं किया? जी मैम, बिल्कुल किसी ने किया। असल में जब आप इरादा करते हैं ना जी, तो फिर आपके लिए रास्ते जो है ना आसान होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मतलब जो हमारे पास टाइम हालात नासाज हैं, हालात हैं, तो मैं जॉब करता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, टाइम नहीं होता। तो मैम यही 24 घंटे सबको अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं। तो आपकी रूटीन क्या रही है जब आप पीएचडी कर रहे थे, कि आप किस टाइम ड्यूटी करते थे, पढ़ते किस टाइम थे? पीएचडी करना कोई आसान काम नहीं होता। मैम मैंने जो है ना जी ड्यूटी आवर्स को जो है ना वो मैनेज भी किया। दरमियान में जैसे मैं इस्लामाबाद गया तो वहाँ पे रेगुलर स्टडी थी, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, और मैंने छुट्टी भी नहीं ली इस पूरे टेन्योर में। 17 साल से मैंने छुट्टी भी को नहीं ली मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने स्टडी भी रेगुलर की है, और मैंने जो है सारे इम्तहान पास भी किए हैं। मैम उसके लिए ये है कि मेरे तमाम सीट के साहबान हैं, और जैसे कैप्टन मुस्तनसर फरोज साहब हैं, तो तमाम टीम CCP साहब उस वक्त के जो भी हमारे से सब ने मुझे जो है ना मेरा साथ दिया। मुझे उन्होंने जो मैंने अपनी रिक्वेस्ट की कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ, मेरा फंडामेंटल राइट है, तो उन्होंने मुझे जो है ना परमिशन दी। ड्यूटी आवर में डिस्टर्ब नहीं हुए, ड्यूटी आवर्स पहले थे, और उसको मैंने जैसे किया कि हमारे यहाँ शिफ्ट सिस्टम है। अच्छा। और मैंने उसको फिर जो है ना एक दिन में 2 शिफ्टें की, सुबह 7 से 3 से, यानी कि 16-17 घंटे में खड़ा हो जाता है स्टॉक के अंदर। फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने ड्यूटी की जब मैं इस्लामाबाद में पढ़ा था, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं स्पेयर होता था, बावजह डबल ड्यूटी, और एक छुट्टी होती है आपकी थर्सडे। तो मैंने इसको कंबाइन करके मैंने ऐसा अपने लिए पैकेज बना लिया। सर मेरे ड्यूटी आवर भी डिस्टर्ब नहीं हुए, मेरी स्टडी भी कंटिन्यू हुई। आपके जो कलीग्स हैं विद इन ट्रैफिक पुलिस, यकीनन वो भी आपसे बहुत इंस्पायर होते होंगे, किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं आपको? जी बहुत अच्छे से, और मेरे तमाम कलीग मैं जानता हूँ सब ने जो है ना वो मेरे जो है ना उन्होंने मुझे कुछ कहीं हुआ भी है तो मुझे उन्होंने हमेशा कहा कोई बात नहीं, उनका साथ मेरे हमेशा मेरे साथ रहा है, और स्पेशली मेरे SP साहबान का, मेरे CTO साहबान का, और मुझे आजी साहब ने भी बड़ा जो है ना वो अप्रिशिएट किया कि ड्यूटी आवर्स भी पूरे हुए और ये मामला भी। तो अब फैमिली के हवाले से हमें बताएं कि यकीनन बाकी तो आपका नाम हो गया माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है कि आपने साथ अपने ड्यूटी आवर्स भी कंप्लीट किए, कुछ छुट्टी भी नहीं ली, पूरे अपनी लगन के साथ ड्यूटी भी सर अंजाम दी, साथ ही साथ आपने जो तालीम का एक ख्वाब था अपना वो भी पूरा किया। तो आपकी फैमिली कितनी प्राउड है इस चीज़ को लेकर? बहुत ज़्यादा प्राउड है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मेरी वालदा, मेरे वाला साहब तो जिस दिन मुझे डिग्री मिली है उस दिन उनका सेकंड डे था, उनकी डेथ हो चुकी थी। उनका ख्वाब था लेकिन प्रोसेस सारा मुकम्मल हो चुका था। डिग्री मुझे उस दिन मिली है जिस दिन मेरे वाला साहब की कुल्हानी थी। तो बाकी जो है ना जी मेरी वालदा, मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरे भाई सब जो है ना वो एक बहुत खुश हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म की वजह से, मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे बहुत जो है ना फेम मिली है, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने आजी साहब का, अपने CTO साहबान का, अपनी फैमिली का, अपने दोस्त साहब का, अपने टीचर्स का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक जो है ना वो पहुँचाया जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन फ्यूचर के हवाले से कि अब तो आपने PhD मुकम्मल कर ली है, तो आपका फ्यूचर क्या है? अपने आप को आप सिटी ट्रैफिक पुलिस में देख रहे हैं या फिर आप कहीं और स्विच करेंगे, कुछ और करेंगे? क्योंकि आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD किया है, तो आपके लाइफ गोल्स क्या हैं अब आगे? मैम देखिए, तरक्की करना हर बंदे का हक है, ठीक है जी, और ना तो मेरा डिपार्टमेंट मुझे रोकता है, ना मुझे कोई ऐसा कानून है जो रोकता है। ये मेरा प्रोफेशन था, मैंने अपनी ज़िंदगी पुलिस को दी है, जवानी मैंने अपनी पुलिस को दी है,
और डेफिनेटली अगर मुझे कोई मेरा डिपार्टमेंट मुझे अपॉर्चुनिटी देगा या मुझे कहीं और से अपॉर्चुनिटी को मिलती है, डेफिनेटली मेरा एक राइट है, तो उसको मैं कंसिडर तो उन लोगों के लिए आपका एक आखिरी पैगाम है जो आपको देख रहे हैं, जो कि आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी चीज़ को बहाना बना देते हैं, क्या कहेंगे आप उनको? देखिए जी, 24 घंटे अल्लाह ताला सबको दिए हुए हैं, आप इरादा करें। और ये लाजमी नहीं है कि आप जो है ना वो बहुत ज़हीन हो और बहुत मेहनती हो, आपके अंदर एक क़ुव्वत इरादी होनी चाहिए और आपके अंदर तसलसल होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने अपना जो चेंज टुडे फॉर बेटर टुमारो, बिल्कुल, और लगे रहो, हो जाएगा। ये बहुत खूबसूरत पैगाम है। डॉक्टर आबिद नज़ीर ट्रैफिक वार्डन और बहुत बड़े अचीवर हैं, हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you so मिलके। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा से हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू द शो। और अब चलेंगे आपके मोस्ट फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जिसका आपको सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि जिसकी बर्थडे होती है उसको अपना नाम देखना है, उसको विश चाहिए। तो आज किस किस की बर्थडे वो हम देख लेते हैं। बहादुर, जब्बार, राना नासिर, सरफराज अहमद, मोहम्मद इब्राहिम, मिर्ज़ा हुसैन, हादी रज़ा, हसन, अनाइश कामरान, काशिफ और अनाया मुबीन, इन सब की जी बर्थडे है। तो मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे। खुश रहें, आबाद रहें। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।